हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट 9 पर चल रही है लोक विकास और पर्यावरण थ्योरी में। ये हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद हम यहाँ पर इसी यूनिट की क्या करेंगे, रिवीजन। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड हमारी क्लास आने वाली है, तो ये हमारी लास्ट क्लास है। इससे पहले कि अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट से आप सारी थ्योरी क्लासेस पढ़ सकते हैं। तो आगे कुछ सम्मेलन हम यहाँ पर पढ़ चुके थे, आगे जो भी सम्मेलन हमारे रह गए हैं इम्पोर्टेंट हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। वार्सा सम्मेलन 2013, वार्सा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2013 यानी कि COP19। कॉप की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये 19 जो कॉप का 19वां सम्मेलन हुआ था उसमें हुआ था वार्सा सम्मेलन। वार्सा जगह का नाम होता है, ठीक है, पोलैंड की राजधानी है। पोलैंड की राजधानी वार्सा में संपन्न हुआ था। यहाँ पर जितने भी सम्मेलन हुए हैं आपने पढ़े होंगे, उन सब के जो नाम है वो उनकी जगह जहाँ पर वो आयोजित किए गए हैं उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। तो वार्सा में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि इसमें भाग लेने वाले देशों ने वार्ता के गतिरोध को दूर किया। इसमें भाग लेने वाले देशों ने वार्ता के गतिरोध को दूर किया एवं 2015 तक एक सार्वभौमिक कानूनी संधि को तैयार करने हेतु एक रूपरेखा तैयार की। सार्वभौमिक 2015 तक एक सार्वभौमिक कानूनी संधि को तैयार करने हेतु एक रूपरेखा तय की। हालांकि यह ईयू की आशाओं पर खरा नहीं उतरा। ईयू क्या है? ईयू एक यूरोपियन जो यूनियन वो है देश, उनका एक संगठन है। तो ईयू की आशाओं पर यह खरा नहीं उतरा, लेकिन अधिकांश विकासशील देशों को यह स्वीकार्य था। ठीक है, जो विकासशील देश थे उनको ये स्वीकार्य था, लेकिन जो ईयू था, जो संगठन है, उसमें 28-30 देश शामिल हैं, उसमें ये उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया था। वार्सा सम्मेलन के दौरान निम्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। डरबन प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना। हमने डरबन जो सम्मेलन था उसके बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं। तो डरबन प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना ही वार्सा सम्मेलन का उद्देश्य था। ग्रीन क्लाइमेट फंड, दीर्घ अवधि वित्त, REDD प्लस हेतु वार्सा फ्रेमवर्क। ठीक है, REDD प्लस हेतु वार्सा फ्रेमवर्क, क्षति एवं नुकसान हेतु वार्सा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र। ठीक है, क्षति एवं नुकसान हेतु वार्सा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र। तो यहाँ पर आप ये याद रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, या फिर आप अगर इसकी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं दोबारा से, आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लेना। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर देना। तो डरबन प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना, ग्रीन क्लाइमेट फंड, दीर्घ अवधि वित्त, REDD प्लस हेतु वार्सा फ्रेमवर्क, क्षति एवं नुकसान हेतु वार्सा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र। आगे देखते हैं REDD प्लस हेतु वार्सा फ्रेमवर्क, ये क्या चीज़ है? यह UNFCCC के अंतर्गत परिभाषित एक तंत्र है जो विकासशील देशों को निर्वनीकरण एवं वन निम्नीकरण में कमी द्वारा उनके उत्सर्जन कटौती के लिए पुरस्कृत करता है। ये उन देशों को पुरस्कृत करता है जो जो कम से कम वनों को काट रहे हैं और वनों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनके लिए। ठीक है, ये क्या करता है, पुरस्कार देता है। इसके अंतर्गत विकासशील देशों को उनके वन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग एवं उत्तम प्रबंधन हेतु प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, REDD प्लस हेतु वार्सा जो फ्रेमवर्क है, इसमें क्या होता है, देशों को पुरस्कृत तो करता ही है बल्कि उनको क्या करता है, प्रोत्साहन भी प्रदान करता है विकासशील देशों को। REDD प्लस से SE से संबंधित भारत की पहल क्या है? ठीक है, REDD प्लस से संबंधित भारत की पहल क्या है? भारत ने 2008 में, आप जानते हैं भारत है वो भी एक विकासशील देश है ना। विकासशील देश ही काफ़ी दिनों से विकासशील ही चल रहा है, कभी विकसित होता ही नहीं। तो भारत ने 2008 में वनों का संपोषणीय प्रबंधन एवं वनीकरण
तथा पुनर्वनीकरण पर यूएनएफसीसी को रिपोर्ट भेजी थी। ठीक है, भारत ने 2008 में वनों का संपोषणीय प्रबंधन एवं वनीकरण तथा पुनर्वनीकरण पर किसको रिपोर्ट भेजी थी? यूएनएफसीसी को। ठीक है, ये क्या भेजी थी? इन्होंने रिपोर्ट भेजी थी भारत ने नवंबर 2011 में आईएनसीसीए का प्रकाशन किया था। ठीक है, नवंबर 2011 में आईएनसीसीए का प्रकाशन भी किया था। भारत ने सीबीडी के COP11 का आयोजन मेजबान के रूप में 2012 में करवाया था। ठीक है, COP11 का जो आयोजन हुआ था वो किसने कराया था? भारत ने कराया था, और 2012 के अंदर हुआ था ये। आगे देखते हैं वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा। तो वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा में क्या है? वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा को अक्टूबर 1991 में वर्ल्ड बैंक में $1 अरब, ये डेटा ध्यान रख लेना, $1 अरब के एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण की सहायता एवं पर्यावरणीय संपोषणीय विकास को बढ़ावा देने हेतु लाया गया था। ठीक है, वैश्विक पर्यावरणीय जो सुविधा है इसको अक्टूबर 1991 में लाया गया था। कहाँ पर? वर्ल्ड बैंक में $1 अरब के एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण की सहायता हेतु इसे बढ़ावा देने हेतु लाया गया था। बाद में इसे रियो अर्थ समिट 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो के अंदर, ब्राज़ील में हुआ था, है ना, और वहाँ पर इसको क्या किया गया था? उसके दौरान पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करने हेतु इसकी स्थापना कर दी गई थी। ये ध्यान रख लेना, वैश्विक पर्यावरणीय जो सुविधा है इसको 1991 में लाया गया था $1 अरब के एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, और बाद में 1992 में जो रियो अर्थ समिट हुआ था उसमें पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा GEF। ठीक है, GEF यूएनएफसीसी के तहत 2 अलग तरह के अनुकूलन केंद्रित फंड का भी प्रबंधन करता है। जो वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा है ये क्या करता है? यूएनएफसीसी के तहत 2 अलग तरह के अनुकूलन केंद्रित फंड का भी प्रबंधन करता है, मतलब फंड भी प्रोवाइड करता है। LDCF लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, अल्प विकसित देश निधि, यानी कि जो देश कम विकसित हैं, अल्प विकसित हैं, उनको क्या दिया जाता है? फंड दिया जाता है। SCCF स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, विशिष्ट जलवायु परिवर्तन फंड, जो विशिष्ट जलवायु परिवर्तन करने की मतलब कुछ रखते हैं अपने अंदर जुनून, तो उनको भी यहाँ पर क्या दिया जाता है? फंड प्रोवाइड किया जाता है। आगे आता है नागोया प्रोटोकॉल क्रियान्वयन निधि। नागोया प्रोटोकॉल क्रियान्वयन निधि क्या है? यह फंड वर्तमान अवसरों हेतु प्राइवेट सेक्टर एवं अन्य की भागीदारी के साथ पहुंच एवं लाभ हिस्सेदारी समझौते के विकास एवं क्रियान्वयन को समर्थन देता है। ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल क्रियान्वयन जो निधि है ये क्या करता है? वर्तमान अवसरों हेतु प्राइवेट सेक्टर, जो भी प्राइवेट सेक्टर हैं, और दूसरे जो भी और भी प्राइवेट संस्थाएं हैं उनकी भागीदारी के साथ ही पहुंच एवं लाभ हिस्सेदारी समझौते के विकास और क्रियान्वयन पर बल देता है। इसकी स्थापना 2001 ईस्वी में हुई थी। नागोया की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। यह एक बहुदाता ट्रस्ट निधि है। ये क्या है? ये ट्रस्ट निधि है, मतलब जो भी लोग अपना कुछ करना चाहते हैं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, उनको यहाँ से फंड प्रोवाइड किया जाता है। आगे आता है लीमा सम्मेलन 2014। लीमा सम्मेलन, ये लीमा सम्मेलन कब हुआ था? COP20 अधिवेशन पेरू के लीमा में 2014 में ही संपन्न हुआ था। ठीक है, जो सम्मेलन अधिवेशन हुआ था उसके पेरू के लीमा शहर में 2014 में संपन्न हुआ। लीमा कॉल फॉर क्लाइमेट एक्शन, ये लीमा की फुल फॉर्म है, ये ध्यान रख लेना। लीमा कॉल फॉर क्लाइमेट एक्शन के साथ विश्व ने एक नए सार्वभौमिक जलवायु समझौते की ओर कदम बढ़ाया था। ठीक है, इसके साथ विश्व ने क्या किया? एक नए सार्वभौमिक जलवायु समझौते की ओर कदम बढ़ाया। शिक्षा एवं जागरूकता पर लीमा मंत्री स्तरीय उद्घोषणा में सरकारों को स्कूली पाठ्यक्रम में जलवायु परिवर्तन से संबंधित
जलवायु जागरूकता व राष्ट्रीय विकास योजनाओं को शामिल करने के लिए कहा गया था। ठीक है, इसमें जागरूकता के लिए लीमा मंत्री स्तरीय उद्घोषणा में सरकारों को, मतलब अलग अलग देश की सरकारों को स्कूली पाठ्यक्रम में जलवायु परिवर्तन से संबंधित जलवायु जागरूकता और राष्ट्रीय विकास योजनाओं को शामिल करने के लिए कहा गया था। आजकल आप देखते होंगे जो हमारा न्यू सिलेबस है बच्चों का, या फिर जो और भी एग्ज़ाम्स वगैरह इंटरव्यू होते हैं उनमें भी जलवायु का जो भी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं ताकि लोग इसके लिए जागरूक हो सकें कि हाँ कुछ किया भी जा रहा है सरकार की तरफ से, और जो आम जनता है वो भी उसमें भागीदारी निभा सके। जलवायु परिवर्तन से मुकाबला हेतु महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिसे मजबूत करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से अगर हमें मुकाबला करना है तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाओं की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है और उसे मजबूत करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए लीमा सम्मेलन में जेंडर पर एक लीमा कार्य योजना तैयार की गई थी ताकि जेंडर समानता को बढ़ाया जाए। ठीक है, लीमा सम्मेलन में ये भी एक इम्पॉर्टेंट उद्देश्य था, इसका भी याद रखना है आपको। लीमा सम्मेलन में जेंडर पर एक लीमा कार्य योजना तैयार की गई थी ताकि जेंडर समानता को बढ़ाया जाए। आगे आता है पेरिस सम्मेलन। पेरिस सम्मेलन 2015। पेरिस सम्मेलन 2015। पेरिस सम्मेलन का उद्देश्य है वैश्विक तापमान, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वृद्धि को, ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से नीचे रखना है। ठीक है, पेरिस सम्मेलन का उद्देश्य था कि जो भी पूर्व औद्योगिक जो स्तर हैं उनका जो तापमान है उसको 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से नीचे रखा जाए, मतलब इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 2050 ईस्वी तक 50% की कमी और 2100 ईस्वी तक 100% कटौती का लक्ष्य इसमें तय किया गया था। ठीक है, इसमें तय किया गया है कि 100% कटौती इसमें कर दी जाएगी। आगे आता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। आगे हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। पेरिस में हुए जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने सौर ऊर्जा संपन्न 121 विकसित और विकासशील देशों के साथ शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री थे 2014-15 में, उन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन की घोषणा की और भारत की ओर से 175 करोड़ रुपए की सहायता का भी वादा इसमें किया गया था। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, एक तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये याद रख लेना, 121 जिसमें विकसित देश भी शामिल थे और विकासशील देश भी शामिल थे, उनके साथ में ये शुरुआत की गई थी। और ये जो प्लान था वो किसका था, तो ये फ्रांसीसी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने मिलकर के ये घोषणा की थी सौर ऊर्जा गठबंधन की। ठीक है, और भारत की ओर से उस समय इसमें 175 करोड़ रुपए की सहायता का भी वादा किया गया था। नवंबर 2016 में हुए मराकेश सम्मेलन में इसका आधिकारिक प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, नवंबर 2016 में जो मराकेश समझौता हुआ था, मराकेश सम्मेलन, उसमें इसको आधिकारिक प्रारूप प्रस्तुत किया गया। आगे आता है मिशन इनोवेशन। मिशन इनोवेशन में विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने मिलकर स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता के उद्देश्य से मिशन इनोवेशन का शुभारंभ किया। विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि 20 बड़े बड़े देशों ने मिलकर के स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता के उद्देश्य से मिशन इनोवेशन का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य सार्वजनिक व निजी दोनों ही स्तरों पर वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में निवेश को गति देना है। ठीक है, इसका मिशन इनोवेशन का उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक व निजी दोनों ही स्तरों पर वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में निवेश को गति देना है। मराकेश 2016 में जो सम्मेलन हुआ था, और ये था COP 22वां जो अधिवेशन था उसका, मोरक्को के शहर
ये मोरक्को का शहर है मराकेश। मोरक्को का शहर मराकेश में 7 से 18 नवंबर 2016 के मध्य में ये सम्मेलन संपन्न हुआ था। लगभग 200 देशों ने इसमें भाग लेकर मराकेश कार्य योजना को स्वीकार किया। ठीक है, मराकेश कार्य योजना को स्वीकार किया था। उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो 200 देश थे उसमें शामिल, ये याद रखना है। आगे मराकेश कार्य योजना, इसके अंदर क्या था? इसमें पेरिस समझौते का स्वागत किया गया, जिसमें इसकी समावेशी प्रकृति एवं समानता के झलक विद्यमान है। ठीक है, इसमें पेरिस समझौते का स्वागत किया गया था मराकेश कार्य योजना के अंदर, जिसमें इसकी समावेशी प्रकृति एवं समानता के झलक विद्यमान है। गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना एवं कृषि में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से मुकाबला करने हेतु कड़े से कड़े कदम उठाने का व प्रयासों को मजबूत करना और उन्हें समर्थन देना। ठीक है, ये मराकेश समझौता सम्मेलन के अंदर ये जो कार्य योजना वो तैयार की गई थी। ठीक है, इसमें पेरिस समझौते का स्वागत किया गया था, जिसमें इसकी समावेशी प्रकृति एवं समानता की झलक विद्यमान है। गरीबी उन्मूलन, गरीबी को जड़ से मिटा देने के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, कृषि में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से मुकाबला करने हेतु कड़े से कदे इसके बाद आता है हमारा बर्न सम्मेलन 2017। बर्न सम्मेलन में क्या हुआ था? इस कॉन्फ्रेंस की कुछ मुख्य उपलब्धियां थी। 2018 में ताला नोवा वार्ता का शुभारंभ, बिलो 50 इनिशिएटिव। ठीक है, बिलो 50 इनिशिएटिव, जेंडर एक्शन प्लान, लोकल कम्युनिटीज एवं इंडिजीनस पीपल्स के लिए मंच की स्थापना करना। ये बॉन सम्मेलन हुआ था 2017 के अंदर। इसकी जो भी उपलब्धियां हैं वो आप ध्यान रख लेना। 2018 तालानोवा वार्ता का शुभारंभ इसमें किया गया था। बिलो 50 इनिशिएटिव, जेंडर एक्शन प्लान, लोकल कम्युनिटीज एवं इंडिजीनस पीपल के लिए मंच की स्थापना करना और कृषि में ऐतिहासिक प्रगति, कोयला संबंधी पूर्व संधियों को सशक्त बनाना। ठीक है, कोयला संबंधी जो भी मतलब संधियाँ वगैरह होती हैं तो उनको पूर्व संधियों को सशक्त बनाना। तो यहाँ पर हमारी ये क्लास आज की ख़त्म हुई, यानी कि हमारा जो यूनिट 9 है पेपर फर्स्ट की, वो आज थ्योरी एकदम उसकी कंप्लीट हो चुकी है। भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लेना, और कल से इसकी आपको क्लास मिलेंगी MCQ बेस्ड। तो प्लीज़ जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर कर दें।